कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो अपन पढ़ क्या रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसकी आज लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास हो जाएगी। और आज हो सकता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्टार्ट कर दें। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या, स्पर्मेटिड्स के बारे में बता दिया, स्पर्मेटोजोन के बारे में बता दिया, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बता दिया, स्पर्मिएशन के बारे में बता दिया, ये कुछ टर्म थी इनके बारे में बता दिया। फिर इससे पहले मैंने आपको बताया था टेस्टिस की संरचना बता। आज अपन पढ़ेंगे किसकी, शुक्राणु की संरचना। आज अपन पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इंग्लिश में लिखूं क्या, चल जाएगा काम, चल जाएगा। किसकी, शुक्राणु की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की देखो संरचना कैसे होती है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कैसे, कुछ इस टाइप से संरचना होती है शुक्राणु की। स्पर्म का डायग्राम बनाए तो शुक्राणु का डायग्राम देखो, ये इस प्रकार से इसका मध्य भाग है, ये मध्य भाग है कि क्या है, नाम फिर से देंगे इसको, एक बार आप देख लेना, क्योंकि डायग्राम इधर उधर ऐसे ही लगता अपने से। ये इसका हेड है, इसका शुक्राणु का ये वाला भाग हेड है। डायग्राम थोड़ा ऐसे बनता है तो आप समझने की कोशिश कर लेना ना। तो शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु में देखें तो ये किसका भाग है, एक्रोसोम का भाग है। इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एक्रोसोम यहाँ पे क्यों पाया जाता है, सिर वाले भाग में पाया जाता है शुक्राणु के एक्रोसोम। एक्रोसोम क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये शुक्राणु है अंड कोशिका में प्रवेश करेगा तो शुक्राणु में क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम, और एक्रोसोम में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की संख्या सर्वाधिक होती है किसमें, एक्रोसोम में। और मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर वाले संरचना, जो सेल संरचना वाला चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम में जल अपघट्य एंजाइम पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी एंजाइम पाई जाती है वो कमेंट करके आप बता देना। तो किसमें, लाइसोसोम में जल अपघट्य एंजाइम पाई जाती है, तो ये इसमें क्या पाई जाएगी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाया जाएगा, जल अपघट्य एंजाइम, लाइसोसोम। ठीक है, तो जल अपघट्य एंजाइम पाई जाएगी तो जो अंडाणु होगा, अंडाणु की जो बाह्य झिल्ली होगी, उस झिल्ली को भेदने का कार्य कौन करेगा, एक्रोसोम, क्योंकि इसमें लाइसोसोम है। और स्पर्म को क्या कर देगा, अंदर प्रवेश करवा देगा। ये इसका भाग क्या है, इसको अपन बोलते हैं केंद्रक। देखो यहाँ पे इस भाग को क्या बोल रहे हैं अपन, सिर वाला भाग, हेड। क्या है ये, हेड है। इस भाग को अपन बोल रहे हैं केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। फिर मैं अगर आपको बात बताऊं, यहाँ पे दो तारक केंद्र होते हैं, इसको बोलते हैं निक या गिरवा, निक या गिरवा। क्या है ये, गिरवा। इसमें दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, एक होता है समीपस्थ तारक केंद्र, एक होता है दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र होता है ना, वो क्या करता है, पूंछ का निर्माण करता है शुक्राणु की, और ये है पूंछ शुक्राणु की, ये क्या है, पूंछ है। इसको टेल बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये टेल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर अगर बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, ये निबरकुन आच्छेद है। क्या है, निबरकुन आच्छेद। ठीक है, ये क्या है, निबरकुन आच्छेद। और निबरकुन आच्छेद में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैंने बिंदी से बना रखे हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो मैंने बता रखी है क्या, लेयर, ये जो लेयर है ये क्या है,
निबर्करण आच्छिद है, निबर्करण क्या है, आच्छिद है। और ये जो डायग्राम है वो डायग्राम किसका है, वो है किसका, शुक्राणु का, शुक्राणु की संरचना है टोटल। ये मैंने आपको बताया क्या, एक्रोसोम के बारे में बता दिया, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, सिर वाला भाग बता दिया, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और जो निक या गिरवा वाला भाग है इसमें दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, एक तो समीपस्थ तारक केंद्र, एक होता है दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य क्या है, विदलन में सहायक है कौन, समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो किसमें कार्य करेगा, वो कार्य करेगा पूंछ के निर्माण में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बता रहा था पावर हाउस बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल जो ऑर्गन है उस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, ऊर्जा क्या है, तो शुक्राणु को ऊर्जा कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो करवाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किससे आच्छादित होता है, निबर्करण की। ये जो पार्ट आता है ना कौन सा, पूंछ और केंद्र के बीच में, इसको बोलते हैं मध्य भाग। सिर वाला भाग आ गया और पूंछ वाला भाग आ गया है, 3 भाग हो गए ना। इतना आपको समझ में आ गया क्या, इरेज कर देता हूँ ना, ठीक है। एक्रोसोम का अगर कार्य देखें, एक्रोसोम का क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम या एक्रोसोम का कार्य, एक्रोसोम का कार्य क्या है, क्योंकि एक्रोसोम में क्या पाए जा रहे थे, लाइसोसोम, क्या पाया जा रहा था, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या है, जल अपघटी एंजाइम पाई जाती है, किसमें, लाइसोसोम में जल अपघटी एंजाइम पाई जाती है, अपघटीय एंजाइम पाई जाती है। और जल अपघटीय एंजाइम पाई जाएगी तो ये क्या करेगी, जो अंड कोशिका है, अंड सेल, अंड कोशिका झिल्ली को क्या करेगी, झिल्ली को भेद कर क्या करेगी, उसमें शुक्राणु का प्रवेश, क्या करेगी, शुक्राणु का प्रवेश। कौन सी झिल्ली, कौन सी झिल्ली, अंड कोशिका की बाह्य झिल्ली। एक्रोसोम पाया कहाँ पे जा रहा था, सिर वाले भाग में पाया जाता शुक्राणु के, ठीक है। शुक्राणु की मैंने संरचना के बारे में बता दी, एक्रोसोम के मैंने कार्य बता दिया। अब देखते हैं निक में, निक या गिरवा में। निक की बात कर रहे थे अपन, किसकी, निक या गिरवा में। गिरवा में मैंने 2 बताया आपको, क्या, एक तो समीपस्थ तारक केंद्र था, समीपस्थ तारक केंद्र था, ये क्या कर रहा था, विदलन में सहायक है, किसमें, विदलन में सहायक है कौन, समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है, दूरस्थ तारक केंद्र है वो किस में काम करता है, पूंछ के निर्माण में, पूंछ निर्माण में कौन कार्य करता है, दूरस्थ तारक केंद्र। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता भी दिया था डायग्राम में, लेकिन लिखवाने का कार्य था वो मैंने लिखा दिया है ना। अब देख सकते हो, एक बार इरेज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं शुक्राणु की संरचना, और शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले पढ़े हम हेड। हेड में कौन कौन से आ रहे थे, कौन कौन से पार्ट आ रहे थे हेड में, हेड में एक तो आ रहा था केंद्रक, केंद्रक में क्या पाया जा रहा था, डीएनए। और एक क्या आ रहा था, एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या पाया जा रहा है, लाइसोसोम, क्या पाया जा रहा है, लाइसोसोम। फिर अपन ने पढ़ा क्या, दूसरा पार्ट था, वो क्या पार्ट है, निक का। दूसरा कौन सा पार्ट है, निक का या गिरवा का, यहाँ पे लिख देता हूँ गिरवा, निक या गिरवा। और इसमें अपन ने पढ़ा कौन सा, समीपस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र का मतलब क्या है, क्या काम करेगा, विदलन में सहायक है कौन, समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो किस में सहायक है, पूंछ के निर्माण में, किसके, पूंछ के निर्माण में। यह मैंने आपको लिखा दिया है, बता दिया। फिर निक के बाद में आएगा मध्य भाग, कौन सा भाग आ जाएगा, मध्य भाग। कौन सा भाग आएगा, मध्य भाग आएगा। और मध्य भाग की अगर मैं बात करूं तो मध्य भाग में क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में निबर्करण की जो कोशिकाएं हैं उससे आच्छादित है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर लास्ट वाला भाग था वो आ रहा है इसमें टेल का मतलब पूंछ। और पूंछ क्यों आवश्यक है, पूंछ क्योंकि ये गति प्रदान करते हैं कौन, पूंछ। और पूंछ में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बताया था। फ्लैजिला की व्यवस्था कितनी होती है, 9+2 की व्यवस्था होती है। और तारक केंद्र की
9+0 की व्यवस्था होती है। इनको समझाऊंगा नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ इसको। 9+2 की व्यवस्था नलिकाओं की, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है किसमें, फ्लैजिला में। और तारक केंद्र में व्यवस्था होती है 9+0 की व्यवस्था होती है। यह मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर, जो सेल ऑर्गन वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे तो आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि जो 9+2 की व्यवस्था फ्लैजिला में पाई जाती है, 9+0 की व्यवस्था पाई जाती है किसमें, किसमें पाई जाती है, तारक केंद्र में। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में मैंने बता रखा है, तारक केंद्र के बारे में मैंने बता रखा है, आपको केंद्र के बारे में बता रखा है, लाइसोसोम के बारे में बता रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रखा है। अगर आप पिछले लेक्चर मेरे देखते हो ना, तब आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ, कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ। अगर बीच से मेरे लेक्चर लेना स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी का नियम ही ऐसा है, अगर बीच से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इतना तो समझ में आ गया कि आपको, लिख लिया आपने, चलो ठीक है, मिटा देता हूँ, है ना। एक्रोसोम के बारे में मैंने बताया आपको, किसके बारे में, एक्रोसोम के बारे में, किसके बारे में, एक्रोसोम के बारे में बताया। कैसे, क्योंकि ये हेड वाला पार्ट है, और जो यहाँ पे पाया जा रहा है वो क्या है, एक्रोसोम। इसमें क्या पाई जा रही है, जलप्रति एंजाइम पाई जाती है। फिर आपको मैंने पढ़ाया मध्य भाग, मध्य भाग में मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में, मध्य भाग में पढ़ाया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया और केंद्र पढ़ाया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करवाता है। क्या करवाता है, ऊर्जा प्रदान करवाता है। और जो कोशिका है, कोशिका, कोशिका द्रव्य में पट्टियों के रूप में व्यवस्थित करवाता है। कोशिका द्रव्य को पट्टियों के रूप में व्यवस्थित करवाता है, सेपरेट करता है पट्टियों के रूप में। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगर बात करें पूंछ की, किसकी, पूंछ की बात करें तो पूंछ में क्या पाया जा रहा था ये पाया जा रहा था क्या, कुछ इस प्रकार से पूंछ थी, इस प्रकार से पूंछ थी। तो इसमें क्या पाया जा रहा था, ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, निभर कुंडली, निभरकरण की आच्छेद, निभरकरण का आच्छेद या निभरकरण की आच्छेद, ठीक है। यहीं पे अपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आज खत्म होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही है। जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया है, जिस प्रकार से नीट में क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और ये ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, थोड़ा आपको विश्वास रखना है मेरे पे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी में शायद बाहर जाएगी, भगवानी है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो नहीं सकता, बाकी नहीं जाएगा। आप एनसीईआरटी भी पढ़ते रहो, और जो मैंने आपको बुक रेफर की थी वो भी आप पढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा बैठ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। क्योंकि थ्योरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बीच में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसका आ जाएगा समीपस्थ तारक केंद्र है, दूरस्थ तारक केंद्र है, इनके बारे में 100% क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगर यहाँ से शुक्राणु की जो स्पर्म की संरचना है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे 100% क्वेश्चन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, टेल में कौन सी सीलिया पाई जाती है कि फ्लैजिला पाई जाती है, इनकी गति के बारे में पूछ सकते हैं, इनकी संरचना के बारे में पूछ सकते हैं, और इनकी जो व्यवस्था होती है नलियों की या सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है ना। अब देखें, आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है, क्या होता है, सारे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किस टाइप से क्या कुछ होता है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगभग 5 क्लासें होंगी, लगभग 5 क्लासें होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती हैं, लेकिन कम की तो चांस बनते ही नहीं है, ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन मिनिमम 5 क्लासें अपनी रिकॉर्ड होगी किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फिर
मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। गर्भधारण कैसे होता है, लैक्टेशियन अवस्था क्या होती है, जो डिलीवरी की अवस्था किस प्रकार से होती है वो पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के बाद में अपन पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो अपने पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपके नॉर्मल एग्जाम में भी बनते हैं और नीट में तो खैर बनते ही हैं। इसका जो स्कोर है, रेशियो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, इसमें पाए जाते हैं एक जोड़ी अंडाशय। क्या पाई जाती है, एक जोड़ी अंडाशय, मतलब संख्या कितनी, दो। संख्या कितनी, दो, यानी दो अंडाशय पाए जाते हैं। मादा में कितने अंडाशय पाए जाते हैं, दो अंडाशय। ओवरी, कितनी ओवरी पाई जाती है, दो। यही क्या है, प्राथमिक लैंगिक जननांग। मादा में प्राथमिक लैंगिक जननांग कौन है, अंडाशय है। अगर पुरुष की बात करें, नर की बात करें, तो उनमें प्राथमिक लैंगिक जननांग कौन सा था बता सकते हो, वो कौन सा था, वृषण था, टेस्टिस था। क्या है, वृषण या टेस्टिस था। उसके बाद में अगर बात करें तो इसमें पाई जाती है फेलोपियन ट्यूब। कौन सी पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो वहाँ पे कौन सी पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं। फेलोपियन ट्यूब के बाद में इसमें पाई जाती है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, वहाँ पे बात करें 3 जनन ग्रंथि थी, प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर अगर बात करें इसमें तो कौन कौन सी हो गई, एक जोड़ी अंडाशय हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गई, जनन ग्रंथि हो गई, और बच गए बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब ये सामने बढ़ाने का मतलब क्या है कि इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बाह्य जननांग, इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। फेलोपियन ट्यूब में कौन आते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। क्या है, गर्भाशय आता है, गिरवा आता है, वेजाइना आता है या सर्विक्स। गिरवा को क्या बोलते हैं, सर्विक्स, और योनि या वेजाइना को बोलते हैं योनि। फिर से मैं एक बार बताऊं कि मादा जनन जो तंत्र है, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। किसमें, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में कार्य करते हैं। कौन, अंडाशय। फीमेल, अगर मेल की बात करें तो मेल में कौन कर रहे थे, टेस्टिस। या फिर बात करें क्या, वृषण। किस प्रकार से वो ओरियोप्लेक्सी थी, आपको पता है ना, ओर्क्योडेक्टिनी थी, उनके बारे में आप याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है याद करना, तो याद करते रहना। फेलोपियन ट्यूब में अगर बात करें तो गर्भाशय आता है, गिरवा आती है, योनि आती है, फिर इनमें जनन ग्रंथि पाई जाती है और बाह्य जननांग। इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, इनमें भी एक होता है पेरीमेट्रियम स्तर होते हैं। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। इनके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। स्तमस के बारे में पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिमरे के बारे में पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, वेजाइनी के बारे में पढ़ेंगे, सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन एक डायग्राम से इनकी स्थिति किस प्रकार से होती है उनके बारे में देखेंगे। देखो ऐसे ही बनते हैं अपने से, लेकिन आप समझ जाना, समझाऊंगा अच्छा है ना। तो आप समझने की कोशिश करना, डायग्राम पे मत जाना, क्योंकि डायग्राम तो कहाँ पे है, किताबों में भी बहुत है डायग्राम, तो लिखा हुआ तो किताबों में भी बहुत है।
ये क्या है, अपना डायग्राम है किसका, मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र के बारे में बात करें तो इसका सिंपल डायग्राम इस प्रकार से बनता है। फिर अगर बात करें तो ये कौन सी है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, साथ के साथ बताता जाता हूँ, फिर अपने को इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्या मेहनत नहीं लगेगी। इनको बोलते हैं फिम्बरे या झालर। और ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, ओवरी या अंडाशय। अंडाशय इनको बोलते हैं फिम्बरे। क्या बोलते हैं, फिम्बरे। फिम्बरे हिंदी में बात करें तो झालर। क्या बोलते हैं, झालर। ये जो फिम्बरे क्या है, आप इंग्लिश में याद करना क्या, फिम्बरे। जो ये फिम्बरे हैं, अंडाशय के द्वारा, जो अंडाशय है उसके द्वारा अंड निष्कासित होता है, अंड कोशिका ओवम निष्कासित होती है, उसको संग्रहित करने का कार्य कौन करता है, संग्रहित या उसको या फिर उसको ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, फिम्बरे या फिर जालर करते हैं। कुछ इसी प्रकार से इधर भी होंगे, कुछ इस प्रकार से इधर भी होंगे। ये क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है, जो कि किससे जुड़ा रहेगा, यूट्रस से। किससे, यूट्रस से। ठीक है। फिर अगर बात करें तो इसको अपन बोलते हैं क्या, ये है, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये है, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। फूला हुआ भाग है, फूला हुआ भाग है। इसको थोड़ा सा बना देते हैं, कैसे, यहाँ से फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग है, इसे बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला या तुंबिका। इस इधर भी फूला हुआ भाग है, इसको भी एम्पुला या तुंबिका बोलते हैं। सेम भाग होंगे, एम्पुला या फिर तुंबिका। क्या है, एम्पुला या फिर तुंबिका। और ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं स्थमस। क्या, ये है स्थमस। स्थमस। ये है फंडिक भाग, ये है फंडिक पार्ट। किसमें पाया जाता है, अंदर गर्भाशय। ये क्या है, गर्भाशय, यूट्रस। इसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय या फिर इसको बोलते हैं यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। फिर अगर बात करें तो ये क्या है, सर्विक्स या गिरवा। क्या है, सर्विक्स। और ये क्या है, योनि या फिर वेजाइना। वेजाइना, ये क्या है, वेजाइना। फिर अगर बात करें, ये गर्भाशय हो गया। ये अपने पास में है फेलोपियन ट्यूब। कौन सी है, फेलोपियन ट्यूब। इसको अपन बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। अगर इसकी लेयर की बात करें, इनको अपन बोलते हैं किसको, सर्विक्स को और वेजाइना को बोलते हैं ब्रीथ केनाल। क्या बोलते हैं, जनन नाल, ब्रीथ केनाल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम होता है ये दोनों यूज होती है। कौन सी, सर्विक्स और वेजाइना या योनि। योनि के द्वारा ही, योनि के मार्ग से ही बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। अगर बात करें, इसको अपन बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और अंदर वाली है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये क्या है, डायग्राम है ना, वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्पुला और स्थमस के बीच में पाई जाएगी ना, वो पाई जाएगी कौन सी, फेलोपियन ट्यूब। कौन सी, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब लगभग कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कौन सा एपिथेलियम या कौन सा उत्तक पाया जाता है, वो पाया जाता है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल उत्तक पाया जाता है। किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। इतना आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम बन के तैयार हो गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मैं बता दूं आपको, यह जो पार्ट है अंडाशय, 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय के द्वारा अंड कोशिका क्या करेगी,
निष्कासित होगी, जो कि फिम्ब्रिया जालर के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। फिर ये इन्फंडिबुलम में जाएगी, इन्फंडिबुलम के द्वारा इनमें गति होगी और गति होके कहाँ पे चला जाएगा, ये फेलोपियन एम्पुला में, एम्पुला के बाद में फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में किसमें कौन सी होती है, सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। यहाँ पर ही क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। एम्पुला फेलोपियन ट्यूब के बाद में जाएगा स्तमस, और स्तमस के बाद में गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय से एंडोमेट्रियम से भ्रूण क्या हो जाएगा, ओवरी के उसके द्वारा, अपरा के द्वारा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा, सॉरी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा आरोपित हो जाएगा, भ्रूण अंतरोपित हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो फंडिंग भाग ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नीचे वाला है गर्भाशय या यूट्रस है। यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अंदर वाली पाई जाती है एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में पाई जाती है कौन, पेरीमेट्रियम सॉरी, और एंडोमेट्रियम के बीच में पाई जाती है मायोमेट्रियम। और जो बाहर वाली लेयर है उसको अपन बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। इनके बाद में अगर बात करें तो नीचे कौन क्या आ जाती है, सर्विक्स पार्ट आ जाता है, और फिर वेजाइना। इन दोनों को अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रिक कैनाल। अगर आपको इतना समझ में आया है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।